नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से पार्ट 3 गिल्लू पाठ का विवरण देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखिका है महादेव वर्मा। इस पाठ का आशय यह है कि लेखिका ने गिल्लू कहानी के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का संदेश दिया है। हमें सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए और उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए पाठ शुरुआत करते हैं। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआ जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समाधारित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। लेखिका एक दिन कमरे से बाहर आकर देखते हैं दो कौवे गमले के चारों तरफ अपने चोंचों से छुआछुएल जैसा खेल खेल रहे थे। पुराणों में कौवे को काकभूषणी कहा जाता है। यह पक्षी एक विचित्र है, कभी आदर पाता है तो कभी अनादर पाता है। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। हमारे बुजुर्ग न हंस के रूप में आते हैं, न गरुड़ के रूप में, न मयूर के। उनको हमसे कुछ पाने की इच्छा हो तो तब वह कौवे के रूप में ही आते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूर रहने वाले रिश्तेदार आने का संदेश भी इनके कठोर स्वर में ही देते हैं। जब कौवा कांव कांव करता है तो हम उसे अपमान मानते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। लेखिका कौवों के बारे में विचार कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक गमले और दीवार के संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर पड़ी। पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गिलहरी का बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया था। कौवे उसे अपना शिकार समझकर उसके आसपास मंडरा रहे थे। काकदवे की चोंच के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा था। दो कौवों की चोंचों के दो घाव उस छोटे से जीव के लिए, छोटे से बच्चे के लिए बहुत थे। वह बेहोश होकर गमले से चिपका पड़ा हुआ था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे। सब लोगों ने कहा कौवे की चोंच का घाव लग गया है, वह नहीं बच सकता, इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेकिन लेखिका को उस पर दया आई। उसे आराम से उठाकर अपने कमरे में लाई और उसके घावों पर, उसके जख्म पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटों के इलाज के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी डाला गया। तीसरे दिन वह स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। लेखिका की उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सब वो विस्मित करने लगी। 3-4 महीने में उसके चिकने बाल हो गए, बालों से भरी पूंछ हो गई। इस शरीर भर के जो बालों से गिल्लू बहुत सुंदर लगने लगा। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। महादेव वर्मा ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। उसे एक हल्की सी डलिया में रुई बिछाकर उसे एक तार से जोड़कर खिड़की पर लटका दिया। 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर घर में झूलता,
और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। वहीं पर 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। वह उस झूले को खुद से झुलाकर झूलता था और अपनी सुंदर चमकीली आंखों से कमरे के अंदर और खिड़की से बाहर न जाने वह क्या क्या देखते रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब वो अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब लेखिका लिखने को बैठ जाती थी तब वो गिल्लू लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके पास घूमने लगता, तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठी। गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर फिर से पर्दे पर चढ़ जाता था, उसी तेजी से नीचे भी उतरता था। यह क्रम जब तक चलता रहता तब तक लेखिका उठकर उसको पकड़ नहीं लेती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़े रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। लेखिका ने गिल्लू को एक लिफाफे में डाल देती है, सारा शरीर लिफाफे के अंदर, बाहर सिर्फ उसका फेस और 2 पैर उसके बाहर होते हैं और पूरा शरीर उसके अंदर होता है। उस लिफाफे से गिल्लू लेखिका के कार्यकलाप को देखते रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता रहता। गिल्लू भूख लगने पर चिक चिक करके लेखिका को खाना खाने के लिए मांगता है। काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी लिफाफे के अंदर बैठकर अपने नन्हे 2 पंजे बाहर निकालकर उसे काजू हाथ में पकड़कर वहीं पर बैठकर वो कुतर कर खाते रहता है। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की डाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू 1 साल का हो चुका था। उसके जीवन का पहला वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की के पास आकर चिक चिक करके न जाने गिल्लू से क्या कहती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू जाली के पास बैठकर बाहर झांकते रहता है तो यह देखकर लेखिका के मन में विचार आता है कि अब गिल्लू को आजाद करना बहुत जरूरी है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका कीला निकालकर जाली का एक कोना खोल देती है। वह खिड़की से बाहर जाकर आजादी की सांस लेता है। इतने छोटे से जीव को अपने घर में रखना और कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी बहुत मुश्किल का काम था। इसलिए लेखिका ने यह तय किया कि उसे आजाद करना ही ठीक रहेगा। दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ में खेलता उछलता कूदता, फिर वह ठीक 4 बजे वही खिड़की से अंदर आ जाता और अपने झूले में बैठकर अपने आप से झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदाने के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजोई की पत्तियों में। गिल्लू लेखिका को चौंकाने के लिए कभी फूलदाने के फूलों में छिप जाता था, तो कभी पर्दे की चुन्नट में छिप जाता था, तो कभी सोनजोई की पत्तियों में छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उसमें किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका ने कई पशु पक्षियों को पाला था, लेकिन उनमें से कोई भी लेखिका की थाली में मुंह नहीं डालता था सिवाय गिल्लू के। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था
या झूले से नीचे फेंक देता था। गिल्लू लेखिका के सभी पशु पक्षियों में सबसे अलग था। जैसे ही लेखिका ने खाने के कमरे में पहुंच जाती, गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पार करते हुए मेज पर पहुंच जाता था। जैसे ही लेखिका ने खाना खाने के लिए बैठ जाती तो वह भी उसके थाली के पास बैठ जाता। गिल्लू लेखिका के सभी पशु पक्षियों में से बिल्कुल अलग था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंच जाती, गिल्लू खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पार करते हुए वह किचन रूम में जाकर पहुंच जाता था। लेखिका ने उसे बहुत ही मुश्किलों से थाली के पास बैठकर एक एक दाना चावल का उठाकर खाना सिखाया। वह लेखिका की थाली से एक एक चावल का दाना उठाकर साफ सुथरे ढंग से खाता था। काजू उसे सबसे अधिक पसंद था, उसका प्रिय खाद्य था। यदि कई दिनों तक अगर से उसे काजू नहीं मिलता है तो वह दूसरा खाना खाने से इनकार कर देता है, या तो उसे लेना मना कर देता है या उसे नीचे फेंक देता है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों में जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। लेखिका को एक दिन मोटर दुर्घटना में चोट लगने के कारण कुछ दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ता है। उन दिनों में गिल्लू के कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता हुआ आता, फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर तेजी से अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। सब लोग उसे काजू दे जाते, लेकिन वह काजू नहीं खाता था। मेरे अस्वस्थता में तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। जब लेखिका बीमार थी उस समय गिल्लू लेखिका के सिरहाने बैठकर अपने छोटे छोटे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को आराम से धीरे धीरे सहलाता रहता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मियों के दिनों में लेखिका दोपहर के समय कुछ काम करने लग जाती तो गिल्लू न बाहर जाता, न अपने झूले में जाता, न अपने झूले में बैठता। वह लेखिका के पास रखी गई सुराही के पास बैठ जाता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन यात्रा का वसंत आ ही गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। गिलहरियों की जीवन अवधि 2 साल से अधिक नहीं होती। गिल्लू के भी अंतिम दिन नजदीक आ गए थे। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। गिल्लू के पंजे ठंडे हो रहे थे। रात में लेखिका जाग कर हीटर जलाकर उसकी भाप देने का प्रयत्न किया, लेकिन सुबह की प्रथम किरण के साथ ही वो हमेशा के लिए सो गया। रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती रही। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है और सोंजू ही खिलती रहती है। गिल्लू का झूला उतार कर नीचे रख दिया गया। गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास आकर चिक चिक करती रही और सोंजूही की लता वहाँ पे खिलती रही। सोंजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिका ने गिल्लू की समाधि सोंजोई की लता के नीचे बनाई, क्योंकि वह लता उसे बहुत पसंद थी। लेखिका को विश्वास है कि एक दिन वसंत ऋतु में गिल्लू उसी लता पर जूही के फूल के रूप में फिर से वह खिलेगा। यही विश्वास उन्हें गहरा संतोष और स्नेह का अनुभव कराता रहा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।